पाठ 18 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ का आशय अब हम लोग समझेंगे। पाठ इस प्रकार है। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। ये अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित होगा। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि मेरी दृष्टि में आदर्श समाज वो है जहाँ सबको स्वतंत्रता मिले, सबके साथ समानता का व्यवहार हो और भाईचारा हो, वही आदर्श समाज है। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। लेखक का ऐसा मानना है कि एक समाज में अगर कोई बात होती है तो सबको उस बात पता चलनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। समाज के प्रत्येक लोगों को प्रत्येक की रक्षा भी करनी चाहिए, उसके लिए उनको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। उनको बिना रोक टोक के, बिना रुकावट के उनको हर तरह के उनको अवसर मिलने चाहिए, उनको साधन उपलब्ध कराना चाहिए। तात्पर्य ये है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का भी वास्तविक रूप है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए उसी प्रकार से भाईचारे का भी सही रूप वही होना चाहिए कि कोई भेदभाव ना हो। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जाति, किसी वर्ग के व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, लेखक का कहना है। इनमें ये आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। लेखक कहते हैं जब समाज में आदर्श समाज हमको चाहिए तो आदर्श समाज के लिए सबके साथ श्रद्धा और सम्मान का भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। गमनागमन की स्वाधीनता, हर जगह गमनागमन माने हर जगह आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। लेखक कहते हैं कि कोई भी किसी की शारीरिक सुरक्षा के संबंध में विरोध नहीं करेगा, शायद ही कोई इसका विरोध करे। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेखक का ऐसा मानना है। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जाए। लेखक पूछते हैं कि जब ऐसी बात है, जब किसी को आपत्ति नहीं है तो मनुष्य को स्वतंत्रता क्यों नहीं प्रदान की जाती है। जाति प्रथा के पोषक बने जाति प्रथा को मानने वाले जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को ही स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। लेखक कहते हैं जो जाति प्रथा मानते हैं वो मनुष्य को उसकी योग्यता के हिसाब से उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे कि वो कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम कर सके, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा
अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, जो उसका अर्थ उसे दासता से में जकड़ कर रखना होगा। वो चाहता है, जो उच्च वर्ग है, जो स्वतंत्रता का विरोधी है, जो जाति प्रथा का पोषक है, वो नहीं चाहेगा कि वो उनको दासता से मुक्त करे। वो उन्हें दासता के उसमें जकड़ के रखता है, क्योंकि दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दासता माने गुलामी। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे वह कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दासता का मतलब है कि जो उच्च वर्ग कहेगा उसी के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, अपने व्यवहार को करना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। कानूनी रूप से वो स्वतंत्र है, परंतु पराधीन है वो। उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। कुछ लोग के अंदर योग्यता है, अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु उनकी जाति नहीं है कि वो व्यवसाय कर पाए, इसीलिए उनको वो व्यवसाय चुनना पड़ता है जिस पे उनका मन नहीं लग रहा है। अब आइए समता पर विचार करें। समता क्या है, इस पर विचार करने के लिए लेखक कहते हैं, क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते हैं और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता। लेखक का ऐसा मानना है। लेखक कहते हैं ये तब विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है, ये बनाया हुआ सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा, मनुष्य अपने प्रयत्न से अपनी योग्यता प्राप्त करता है। इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते, ऐसा लेखक का कहना है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? लेखक पूछते हैं, अगर व्यक्ति के अंदर ये योग्यता नहीं है तो क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? लेखक उनसे पूछते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, कि उसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से वो काम करे, इसको प्रोत्साहन देना ये बिल्कुल सही है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या हम इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार जो करते हैं वो उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। जो ऊंचे वर्ग में पैदा हुए हैं, जो अमीर हैं, जो खानदानी हैं, जिनका जो विशेष कुल में पैदा हुए हैं, उनको इसका लाभ मिल सकता है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना
वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं किया जा सकता। लेखक कहते हैं कि जो लोग अमीर हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, उच्च वर्ण के हैं और उनको उत्तम व्यवहार सिर्फ उन्हीं से किया जाए, ये उसके हकदार हैं। लेखक कहते हैं ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा कि जो लोग पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, उनके पक्ष में ये बात चली जाएगी। अतः न्याय का तकाजा ये है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, मनुष्य प्रयास से ही अपने आप को कुशल बना सकता है, वो उसके बस की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को अनुचित ठहराते हैं। लेखक कहते हैं वो अनुचित है कि जो व्यक्ति ने अपनी मेहनत से कार्य कुशलता विकसित कर ली है और उसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये बहुत ही अनुचित है। लेखक कहते हैं कि अगर कोई मनुष्यों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं कि ये असमान है, ये वहाँ प्रथम दो आधारों, जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है। मनुष्य के अपने वश की बात कौन सी नहीं है कि वो किस कुल में पैदा हो, कौन सी वंश में हो, कौन सी परंपरा में हो, ये उसके वश में नहीं है। पैदा होना मनुष्य के वश में नहीं है, परंतु कर्म करके अपने आप को कुशल बनाना मनुष्य के हाथ में है और मनुष्य उसको करके अपने आप को कुशल बना सकता है। के आधार पर लेखक कहते हैं उनके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है। जिन लोगों ने अपने आप को कार्यकुशलता के आधार पर अपने आप को कार्यकुशल बना लिया है, उनके साथ अगर हम अनुचित व्यवहार करते हैं तो ये सही नहीं है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में लेखक कहते हैं समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो ये तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। लेखक कहते हैं अगर हम चाहते हैं हमारा समाज तरक्की करे तो सबको समान व्यवहार और समान अवसर दिया जाए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीति पुरुष का बहुत ही बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिक के पास ना तो इतना समय होता है और ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे कि वह सबके साथ अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार कर सके। वैसे कि जब कोई जन समूह को संबोधित करता है तब उसमें वो भेदभाव करके वो संबोधन नहीं करता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता किस जाति, किस वर्ग, किस वर्ण के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। वैसे ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना भी अनावश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो। लेखक पूछ रहे हैं कि अगर हम व्यक्तियों के साथ भी अगर वैसा व्यवहार करते, भिन्न व्यवहार करते हैं तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है। मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। लेखक कहते हैं कि समाज को वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटना चाहिए। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है कि सबके साथ वो सामान्य व्यवहार करे, और ये व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है कि सबसे वो सामान्य व्यवहार करे, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। वो अगर वो व्यवहार में
अपना दोहरापन दिखाएगा तो फिर जो जन आक्रोश फैल जाएगा और कोई भी उस राजनेता को पसंद नहीं करेगा। इसलिए राजनेता का ये फर्ज बनता है कि समान रूप से सबके साथ सामान्य व्यवहार वो करे।